talking about Einstein law of gravitation in empty space. आइंस्टीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एम्प्टी स्पेस में किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इन अदर वर्ड्स इसका दूसरा है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, टू ऑब्टेन Schwarzschild एक्सटीरियर सॉल्यूशन, अथवा टू ऑब्टेन Schwarzschild exterior solution of a particle of a mass which is fixed at origin, which is fixed at origin and outside of the sun. Means our aim is to obtain Schwarzschild exterior solution. Okay, means suppose this is sun or this is a mass, so our aim to obtain the solution of this mass in this field means this moves, this is origin and this is fixed and this is a sun, so we will obtain the Schwarzschild एक्सटीरियर सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग लेंगे लाइन एलिमेंट लेंगे और वो लाइन एलिमेंट Schwarzschild का लाइन एलिमेंट होगा। किसका लाइन एलिमेंट होगा, ये ds² ले लेंगे Schwarzschild के लिए और इस फील्ड के अंतर्गत इस पर हम लोग आइंस्टीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है एम्प्टी स्पेस के लिए Rij = 0 के लिए, तो Rij = 0 ये एम्प्टी स्पेस के लिए आइंस्टीन का ग्रेविटेशनल लॉ होता है और इस लॉ के लिए इस Schwarzschild मीट्रिक को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वही होगा Schwarzschild का एक्सटीरियर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अथवा प्रूव कर रहे हैं। So we have Einstein law of gravitation of empty space is Rij = 0. What is Rij? Rij is Ricci tensor, or this is contracted curvature tensor, where Rij is a Ricci tensor or contracted curvature tensor. Clear? So Einstein solved this equation, so he found this gives some contradictory result. इसको हल करने पर आइंस्टीन ने ये पाया कि इसमें कुछ कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं और इसका जो सॉल्यूशन Schwarzschild ने प्राप्त किया था, Schwarzschild ने प्राप्त किया था इसका सॉल्यूशन, इसीलिए उनके नाम पर हम लोग उनको उनकी मेमोरी के लिए उनको उनके नाम के रखने के लिए नाम क्या रखते हैं, उनको याददाश्त के लिए Schwarzschild का एक्सटीरियर सॉल्यूशन।
क्योंकि इसका शुरू में ही सोल्यूशन कौन प्राप्त किया था, शॉर्टस्टेड ने प्राप्त किया था। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये आई कि जो रिजल्ट्स आते थे तो कंट्राडिक्टरी रिजल्ट रहते थे। तो आइंस्टीन ने इसको कुछ मोटिवेशन दिया और इसमें सुझाव दिया। तो सिंस इक्वेशन 1 गिव्स contradictory result, so Einstein modified equation 1 as Rij इज इक्वल टू अल्फा जी आई जे। आइंस्टीन ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, आर आई जे इज इक्वल टू 0 के स्थान पर आर आई जे इज इक्वल टू अल्फा जी आई जे लिखा। यहां अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, जी आई जे क्या है, फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर है। वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। टू थीटा इज 0। क्लियर? तो ये हो गया 0। अब हम लोग सिस्टमेटिक निकालते जाएंगे, आपको ध्यान देना है कैसे 0 होगा। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे समय बचे। इज इक्वल टू जी 2m m12। अब यहां पर भी m इज इक्वल टू 2 पर ये मान मिलेगा, अदरवाइज 0 2 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन जी 2 2 1 बाई 2। डेल जी 2 1 0, डेल जी 2 2, तो डेल जी 2 2 अपॉन डेल एक्स 1। क्लियर? जी 2 2 क्या है, माइनस आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर। सिंबल्स अब हम लोग क्या निकालेंगे, नॉन जीरो क्रिस्टॉफल सिंबल्स। जैसा कि मालूम है क्रिस्टॉफल सिंबल्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिस्टॉफल सिंबल्स की जो संख्या होती है वो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2 होती है। कितनी होती है, n स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर 4 डायमेंशन है, तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्या आएंगी, 40 आएंगी, 40 आएंगी। क्लियर है? ध्यान देना है क्रिस्टॉफल सिंबल्स में यदि ये सभी इंडिसेस अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के पर। तो इस प्रकार से यदि हम लोग आई इज इक्वल टू 1 to 4, जे इज इक्वल टू 1 to 4, के इज इक्वल टू 1 to 4, तो टोटल 40 हो गए। उन 40 में यानी 10 10 10 इस टाइप से, उन 40 में 3 जो है इस प्रॉपर्टी से 0 हो जाएंगे, तो इसमें से -3 हो जाएगा तो 7, ऐसे ही 7 और ऐसे ही ये। टोटल अपने को 28 निकालना है। कितने निकालना है, 28। उन 28 में भी इस मीट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे कि इस 7 में केवल 4 मिलेगा, इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 2 और इसमें 1। टोटल जो है आपको 9 मिलेंगे नॉन जीरो क्रिस्टॉफल सिंबल्स। क्लियर है? तो नॉन जीरो क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड दोनों की हमने डेफिनेशन बताई थी। तो क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड होता है एच आई जे इज इक्वल टू जी एच एम आई जे, ये। और फर्स्ट काइंड क्या होता है, तो आई जे के इज इक्वल टू 1/2 डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। ये डेफिनेशन होती है इसकी। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो जी आई जे होता है वो सिमेट्रिक होता है, मीट्रिक टेंसर
सिमेट्रिक होता है, और इसकी प्रॉपर्टी है ये भी आपस में सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर है? तो देखिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, यानी हम लोग देखते हैं यदि 1 करते हैं यहाँ तो 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4, फिर 1 2 2 1 3 3 1 4 4। तो ये हो गए 7, जो कि यदि हम लेते हैं 1 2 3 वो 0 हो जाएगा, 1 3 4 क्योंकि जब डिफरेंट होंगे ये ऑलरेडी वैल्यू 0 होती है। अपना उद्देश्य है इन सातों को निकालना। इन 7 में हमारे पास केवल 4 ही मिलेंगे नॉन जीरो, लेकिन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1 1 1। So by definition of this Christoffel symbols of second kind, H I J, H is equal to 1, I equal to 1, J is equal to n। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि G11, G22, G33 यही मालूम है अपने को, यहाँ G12 नहीं मालूम है, यानी यहाँ पर जब ये बराबर है तभी मालूम है। क्लियर? तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो ये बाय डेफिनेशन G1M M11 1 मीन्स, ध्यान देना है, अभी समझाएंगे आपको, x1 G ये हो जाएगा, वास्तव में इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ m क्या है, डमी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 टर्म आएंगे। m इज इक्वल टू 1, G11 111 प्लस G12 211 प्लस G13 311 प्लस G14 411। सिंस G11 केवल है, इसमें 1 2 1 3 1 4 नहीं है, इसलिए हमको केवल m इज इक्वल टू 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 1 1। ये समझ में आ गया? और भी हम जानते हैं ये है कंजुगेट टेंसर, यानी ये अपने को मालूम है कि जी आई जे इज इक्वल टू 1 अपॉन जी आई जे। कब? जब ये डायगोनल मैट्रिक है तो। क्लियर है? जो मैट्रिक्स जो होती है डायगोनल है तो जी आई जे इज इक्वल टू 1 अपॉन जी आई जे, तो G11 इज इक्वल टू 1 अपॉन G11, G22 इज इक्वल टू 1 अपॉन G22, G33 इज इक्वल टू 1 अपॉन G33। क्लियर है? तो ध्यान देना है G11 इज इक्वल टू 1 अपॉन G11 बाय डेफिनेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है आई जे के की, यहाँ आई जे के क्या है, 1 है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 डेल जी 1 1। संयोग से इसमें तीनों 1 हैं, तो इस परिभाषा में लिखेंगे तो जी 1 1 अपॉन 1 1 1 अपॉन 1 1 1 अपॉन 1 प्लस डेल जी 1 1 अपॉन माइनस डेल जी 1 1 अपॉन डेल x1। ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली 1 अपॉन 2 G11 डेल अपॉन डेल x1 G11। यहाँ ध्यान देना है x1 मीन्स इन पोलर फॉर्म, x1 मीन्स r। तो देखना है इन पोलर फॉर्म इक्वल टू थीटा, x3 इज इक्वल टू 5 और x4 इज इक्वल टू t। यही यदि कार्टिजन में होता तो x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू y, x3 इज इक्वल टू z, x4 इज इक्वल टू t। तो यहाँ ये समझना है x1 मीन्स r। अब ध्यान देना है G11 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर लेमडा 1। यहाँ लेमडा और न्यू केवल r के फंक्शन है, इसका मतलब इनका केवल डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष होगा। तो ध्यान देना है इक्वल टू 1/2 G11 यानी माइनस e टू द पावर लेमडा डेल ओवर डेल r माइनस e टू द पावर लेमडा। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में
पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो चूंकि ई टू द पावर लेमडा, लेमडा आर का फंक्शन है, तो इसका ई टू द पावर लेमडा एंड लेमडा डैश। क्लियर? यदि यहाँ पर थीटा होता, इसकी वैल्यू क्या होती? 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अलावा सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 ई टू द पावर लेमडा, इसका हो जाएगा डिफरेंस ई टू द पावर लेमडा इंटू लेमडा डैश। दिस कैंसिल, सो दिस इज लेमडा डैश बाई 2। तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू जो मिली है 111 इज इक्वल टू लेमडा डैश बाई 2। 112 112 इज इक्वल टू G1m M12 बाई डेफिनीशन। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू एक बार 1 2 3 4 सब प्लस में आएंगे, लेकिन चूंकि वैल्यू G11 की मालूम है तो ये केवल रहेगा G11 112। अब ये फिर से 1/G11 बाई डेफिनीशन 1/2 डेल G11 अपॉन डेल X2। फिर ध्यान देना है प्लस डेल G12 तो 12 0 है, फिर माइनस G12 वो भी 0 है, तो इतना ही लिखेंगे। ये समझ में आ गया? सिंस G12 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 1/2 G11 मीन्स माइनस ई टू द पावर लेमडा। अब डेल X2 मीन्स थीटा, X2 मीन्स थीटा, तो डेल थीटा G11 कितना है? माइनस ई टू द पावर लेमडा। तो चूंकि यहाँ लेमडा केवल r का फंक्शन है, थीटा के सापेक्ष ये कांस्टेंट होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये 0। अब 113 पहले हम एक समझा देते हैं। 113 G1m M13। इसी प्रकार इसमें भी 4 पद आएंगे कुल, लेकिन चूंकि यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 पर ही वैल्यू है, अदरवाइज 0, तो G11 113 और इसको 1/2 G11 डेल G11 अपॉन डेल X3। अब चूंकि G11 केवल r का फंक्शन है, फाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 0, तो ये वैल्यू 0। क्लियर? 113 114 114, तो G1m M14, फिर से ओनली m इज इक्वल टू 1, तो G11 114 1/G11 1/2 डेल G11 अपॉन डेल X4। X4 means t. Since G11 is function of only r, so this partial differentiation with respect to t is equal to 0। तो इस प्रकार से ये 0। तो आपने देखा केवल कौन सी वैल्यू आई? 111 1120 1130 1140 22 इज इक्वल टू G1m M22। फिर से यहाँ पर केवल 1 पर ही वैल्यू आएगी, क्योंकि G11 है 122। सो दिस इज 1/G11 बाई डेफिनीशन 1/2 डेल G12 0 12 0, तो माइनस डेल D2 माइनस डेल G22 अपॉन डेल X1। इट इज क्लियर? व्हाट इज G22? समझ में आ गया? चूंकि परिभाषा होती 1/2 डेल G I J अपॉन डेल X K, तो 12 0 है, G12 0 है, केवल क्या है? G22, तो माइनस डेल G22 अपॉन डेल X1। व्हाट इज G22? G22 इज इक्वल टू माइनस R स्क्वायर, तो 1/G11 मीन्स माइनस ई टू द पावर लेमडा इंटू 1/2
del minus del r, G22 means r square with negative sign, this r square. So minus minus plus, but here again minus, so this is equal to minus 1 by 2. Differentiation of r square is equal to 2r with respect to r, 2r. So 2r upon e to the power lambda, 2 to cancel, means minus r e to the power minus lambda. So next non-zero value 1, 2, 2 is equal to minus r e to the power minus lambda. Clear? 133. 133 is equal to G1m m33. तो ये हो जाएगा G11 133. तो 1 अपॉन G11 1 बाई 2 डेल G13 0 13 0, तो माइनस 133 अपॉन डेल x 1. क्लियर? G11 minus e to the power lambda 1 by 2, this minus del y by del r, G33 is equal to minus r square sin square theta, minus r square sin square theta. So since differentiation with respect to r, partial differentiation, theta is constant. Clear? तो only minus 2r. तो 2 to cancel, so minus r sin square theta upon e to the power lambda. 2 to cancel, minus 2r means 2 to cancel, so r sin square theta upon e to the power lambda. It means 133 is equal to minus r sin square theta e to the power minus lambda. Now 144. 144 is equal to G1m m44 11144. बिल्कुल सेम उसी प्रकार से 1 बाई 2 G11 डेल y बाई डेल x1 G44 with negative sign, means 140 so minus G44 upon del x1 minus here. What is G44? G44 is e to the power nu. Nu is also function of r. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 1/2 e to the power lambda. ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस और डेल अपॉन डेल r e to the power न्यू. प्लस में e to the power न्यू, तो ये हो जाएगा e to the power न्यू मीन्स e to the power न्यू डैश. सो 1 बाई 2 e to the power lambda e to the power न्यू डैश. तो ये वैल्यू आई 144 is equal to e to the power न्यू माइनस lambda by 2. e to the power न्यू माइनस lambda by 2 into न्यू डैश. तो 1 2 3 4. तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई जब 1 है तो 1 1. अब हम लोग इसको फार्मूले से कुछ दिमाग से भी काम करके जल्दी निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू नॉन जीरो है अथवा कौन सी जीरो है, ये सब ध्यान रखना है. 211 इज इक्वल टू G2m m11. फिर से इसकी टोटल वैल्यू आएगी, टोटल टर्म हो गए 4. m इज इक्वल टू 1 2 3 4. क्योंकि केवल G22 है नॉन जीरो और बाकी सब जीरो हैं, तो केवल m इज इक्वल टू 2 पर वैलिड है ये. तो इसको लिखें केवल G22 और 211. ये स्टेप समझ में आ गया. सिंस ओनली m इज इक्वल टू 2 इज वैलिड फॉर दिस एक्सप्रेशन. क्लियर? अगेन
G22 इज इक्वल टू 1/G22, तो 1/G22, फिर से परिभाषा लगाएंगे 1/2 del G21, 21 is 0, del G21 0, so minus del G11 upon del X2। ये स्टेप समझ में आया सबके नहीं आया? व्हाट इज G11? G11 इज माइनस e टू द पावर लैम्डा, X2 क्या है? थीटा। ये केवल r का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा इज 0। लेकिन लिख रहे हैं एक बार 1/2 G22 मीन्स माइनस r स्क्वायर दिस इज माइनस, तो ये माइनस डेल y बाई डेल थीटा। हमने बताया ना आपको x2 मीन्स थीटा, तो डेल थीटा G11 माइनस e टू द पावर लैम्डा। सिंस दिस इज फंक्शन ऑफ r ओनली, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है? ये है आइंस्टीन का फील्ड इक्वेशन अथवा आइंस्टीन ग्रेविटेशनल इक्वेशन फॉर एम्प्टी स्पेस, और ये हो जाएगा कोई लाइन एलिमेंट यानी ds स्क्वायर। तो इस शॉर्टस्टेल लाइन एलिमेंट के लिए हम लोग इस फील्ड इक्वेशन पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये Rij का मतलब क्या हो गया? कर्वेचर टेंसर का कंट्रैक्टेड मीन्स रिक्की टेंसर। तो ये सब वैल्यू निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि जो ये वैल्यू होती हैं Rij की, तो ये है Rhij के इज इक्वल टू डेल एक्स जे एच आई के माइनस डेल एक्स के एच आई जे प्लस एच जे एम आई के माइनस एच के एम आई जे। ये होता है कर्वेचर टेंसर, और इसमें यदि h इज इक्वल टू आई करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, h इज इक्वल टू के करते हैं तो ये आता है रिक्की टेंसर। तो इस रिक्की टेंसर में ये क्या है? सब क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये किसके लिए? किसी मीट्रिक के लिए। तो पहला काम अपना ये है कोई मीट्रिक लेना और उस मीट्रिक से ये सब नॉन जीरो क्रिस्टॉफल सिंबल्स निकालना और इस फील्ड इक्वेशन में रखना। तो चूंकि अपना 4 डायमेंशनल की मीट्रिक है तो इसमें 4 इक्वेशन आएंगे। क्लियर? और उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो नया मॉडल आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वही होगा शॉर्ट-शील्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन। क्लियर? तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर, अपना एम समझ में आ गया? अपना एम है शॉर्ट-शील्ड की मीट्रिक लेना है और उस मीट्रिक पर इस फील्ड इक्वेशंस के लिए सॉल्व करना है। तो जो सोल्यूशन आएगा वो कहलाएगा शॉर्ट-शील्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन। let us consider a spherically symmetric line element ds square is equal to minus dr square minus r square d theta square plus sin square theta d phi square plus minus minus minus, so here plus dt square. This is spherically symmetric, means this is in polar form. This is in 4 dimension. 4 dimension means x, y, z और t के फॉर्म में। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम मीन्स 3 डायमेंशन है, स्पेस के लिए हो गया, एक हो गया टाइम के लिए। ये हो गई मीट्रिक। अब हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे कि इस फील्ड पर जिसमें ये सन है
ये पार्टिकल है जो आउटसाइड है और ये स्थिर है यानी ओरिजिन पर, और इस पार्टिकल के लिए हम लोग देखेंगे कि ये केवल ये फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई क्या है, आर रेडियस वेक्टर है, थीटा जो 3 डायमेंशनल में ये कोई पॉइंट है तो किसी एक्सिस से जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, फाई होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्यान देना है कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू इसमें 1 लिए हैं। क्लियर है? सो सिंस पार्टिकल इज स्टेबल रेस्ट एट ओरिजिन, सो इस फील्ड में केवल ये r का फंक्शन होगा। सिंस मास is at rest at origin, hence ये जो इन्हें बोलते हैं मीट्रिक पोटेंशियल कोफिशिएंट जो होते हैं वो केवल r का फंक्शन होगा, थीटा और फाई कांस्टेंट होंगे। क्लियर है? hence मीट्रिक कैन बी रिटन as ds square is equal to minus a of r dr square minus b of r square d theta square plus sin square theta d phi square plus c of r dt square। ये क्लियर है? लेट अपना उद्देश्य है स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाने के लिए, तो इस बी आर स्क्वायर को मान लेते हैं r1 स्क्वायर। लेट बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, यानी यहाँ r1 क्या है, 1 इज सफिक्स। क्लियर? तो इसका जो रूप हो जाएगा ds स्क्वायर इज इक्वल टू एक सफिक्स के रूप में कर दिए, मान लीजिए माइनस a r1, इसको चेंज भी कर सकते हैं a डैश अथवा a1 r1, जो भी लिखना हो, a r1 d r1 स्क्वायर माइनस b r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस c r1 dt स्क्वायर। सफिक्स r1 को सुविधा के लिए आगे सॉल्व करना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो r1 जो 1 सफिक्स है उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी r1 इज इक्वल टू r। सो ऑन वी ड्रॉप सफिक्स 1, वी ड्रॉप सफिक्स 1 सफिक्स को ड्रॉप कर देंगे तो अपना जो लाइन एलिमेंट मिलेगा वो होगा ds स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a ऑफ r dr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस c ऑफ r dt स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सरल फॉर्म में बनाने के लिए ए आर इज इक्वल टू मान लेते हैं e टू द पावर लेमडा और सी आर इज इक्वल टू बी टू द पावर म्यू अथवा न्यू। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग मीट्रिक लिखेंगे इज इक्वल टू e टू द पावर लेमडा एंड सी आर is equal to e to the power nu. It means lambda and nu are functions of r alone. lambda और nu केवल r के फलन हैं। किसके फलन हैं? r के। ठीक है ना? lambda और nu किसके फंक्शन हैं? r के। Where lambda is function of r
और न्यू इज फंक्शन ऑफ आर। ये समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ और मीट्रिक किस फॉर्म में हो जाएगी? देयरफॉर ds स्क्वायर इज इक्वल टू, मीट्रिक का जो फॉर्म होगा माइनस e टू द पावर लेमडा dr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर न्यू dt स्क्वायर। अब यहां पर इस मीट्रिक में हम लोग कंपेयर करेंगे ds स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे से। तो यहां पर G11 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर लेमडा, कोफिशिएंट ऑफ डी आर स्क्वायर G11, G22 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, G33 कोफिशिएंट ऑफ डी फाई स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और G44 इज इक्वल टू ई टू द पावर न्यू। ये समझ में आया सबकी? किससे कंपेयर करते हैं? जो मीट्रिक है 4 डायमेंशनल में ds स्क्वायर इक्वल टू G11 डी आर स्क्वायर प्लस G22 डी आर डी थीटा स्क्वायर प्लस G33 डी फाई स्क्वायर प्लस G44 डी टी स्क्वायर अब यहां पर अपन निकालेंगे G क्या होता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जी आई जे। जो मैट्रिक्स होती है जी आई जे, जो जी आई जे है, तो ये जी आई जे क्या होता है? G11 G12 G13 G14 G21 G22 G23, क्योंकि 4 डायमेंशन है, G31 G32 G34 G41 G42 G44। इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हैं, ये सिमेट्रिक है, तो इसमें G इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट केवल हैं, तो केवल जी आई जे ये हो गया। अब G जो होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जी आई जे, पुराना हम पढ़ चुके हैं, G इज इक्वल टू G11 G22 G33 G44, क्योंकि बस यही एलिमेंट मिलेंगे आपको, ये बाकी क्या है? 0 है, तो केवल इनका वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से जो G मिलेगा वो G हो जाएगा G इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस 3 बार है, तो माइनस ई टू द पावर लेमडा प्लस न्यू R4 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट जी निकालना है, तो रूट जी, अब रूट जी माइनस में आएगा हमको, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू रियल होनी चाहिए, तो रूट जी इज इक्वल टू रूट माइनस जी लेते हैं हम लोग, तो माइनस रूट जी इज इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा प्लस न्यू बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जरूरत पड़ेगी आगे हम लोगों को, तो यहाँ पर इतना कर लेते हैं।